तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आगे चलने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के संसाधन एवं विकास जो पाठ है उसमें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और पाठ शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि उपनिवेशीकरण का क्या मतलब होता है। तो उपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि सरल शब्दों में देखा जाए तो उपनिवेशीकरण का अर्थ है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं वो कमज़ोर राष्ट्र पर दबाव डालकर उनके संसाधनों का जो है उपयोग करना चाहते हैं, उनको हथियाना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशीकरण जो है कहा जाता है। तो जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होते हैं वो कमज़ोर राष्ट्रों पर जो है दबाव डालते हैं, उनके उनके जो है संसाधन है उनको अपनाने, ज़मीन जंगल को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो वह ऐसे जो जो ऐसा जो करना होता है उसी को है क्या बोलते हैं, उपनिवेशीकरण जो है बोला जाता है। तो चलिए आगे जो है शुरू करते हैं। समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे और अपनी ज़मीन व जंगल का गैर औद्योगिक और गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। तो देखा जाए कि जो पहले जो जो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग सामान्यतः कृषक समाज के जो है होते थे। तो वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। वे लोग प्रकृति को भोग की वस्तु जो है नहीं मानते थे। वे उनका उपयोग जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है करते थे। कई जगह उसे देवी देवता भी मानते थे, यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वही दूसरी समाज के लिए संसाधन नहीं था। पहले जो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग जो है कई समाज जो है इसको देवी देवताओं के रूप में इनको पूजते थे। जैसे ज़मीन जंगल नदी पहाड़ पर्वत इन सबको जो है देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था कुछ समाज में। लेकिन कुछ समाज इसका जो है इसको जो है संसाधन ही मानते थे, इसको देवी देवता जो है कुछ समाज नहीं मानता था। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था। ऐसे में फिर टकराव जो है आम बात थी। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो लोग जंगलों को काटकर व्यापारिक फसल जैसे जिनसे उनका फ़ायदा हो ऐसी फसलें जो है उगाना चाहते थे और जंगलों व खेतों की जगह जो है खदान जो है स्थापित करना चाहते थे। या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए जो है बांध जो है बनाना चाहते थे, लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीक़ों से उनका उपयोग करना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है। तो जो उद्योगपति थे वे लोग नदियों पर बिजली बनाने के लिए जो है बांध बनाना चाहते थे, लेकिन जो हमारे पारंपरिक लोग जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते थे वो लोग उनका ऐसा वो लोग नहीं चाहते थे कि उद्योगपति जो है ऐसा करे। और यह जो टकराव है वो आज भी देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम हैं और उतना उनका जितना दोहन कर उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। तो इसमें देख सकते हैं कि जो औद्योगिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक यही मानते थे कि प्राकृतिक संसाधन जो है असीम है, उनका जितना दोहन कर उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह समाज की उत्पादक क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन यह जो है बिल्कुल भी गलत है। जितना हम उनका दोहन करेंगे उतना ही यह घटते जा रहा है। तो समस्या केवल यह नहीं थी कि पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों में को उपलब्ध कराया जा रहा था। तो कुछ संसाधन जो है कहीं पर इतने हैं कि उनका उपयोग इतना कर रहे हैं व्यक्ति कि वहाँ कमी भी नहीं पड़ रही, और कुछ स्थानों पर तो बिल्कुल भी संसाधन जो है नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं। अब पर्यावरण विज्ञान की नज़र से देखते हैं। पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए सन 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्रों के लोगों ने पाया कि उनके इलाकों में पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दे रही है।
न ही वे कीट पतंगों व मधुमक्खियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं। पता लगा कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म होते गए। यहाँ पास एक बहुत ही देख सकते हैं कि जो है पक्षी, कीट पतंगे, मधुमक्खी, ये सब जो चीज़ है वो लगातार रासायनिक जो दवा है, रासायनिक दवाओं के छिड़काव से जो है वे लोग जो है नष्ट होते जा रहे हैं। सन 1962 में रैचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निःशब्द वंशज साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि कीटनाशकों का इतना प्रयोग जो है खेती में हो रहा है कि इसका प्रभाव कीट पतंगों को छोड़ो मनुष्य के ऊपर भी अब पड़ने लगा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डीडीटी का जहर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच रहा है। जहर की छोटी सी मात्रा से मछलियां मर जाती है और कुछ जिंदा रह जाती है। अब देखिए, जिस प्रकार मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, तो वो जो है नालियों के माध्यम से झीलों में पहुंच रही है और झीलों में रहने वाली मछलियों को जो है पहुंच रही है। और कुछ मछलियां जो है मर जाती है और कुछ मछलियां जिंदा रहती है, और जो जिंदा रहती है उसे पक्षी खा लेते हैं और इंसान खा लेते हैं। अब जब इंसान खाएंगे तो मछलियों के माध्यम से वो जो जहर है वो भी इंसान तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार जो है एक क्या बन गया है, साइकिल बन गया है। रैचेल ने खोजे इस बात के स्पष्ट उदाहरण है कि इस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। अब आप देख सकते हैं तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका जो परिणाम है वो मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ रहा है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। तो इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जो है विभिन्न विश्व के जो वैज्ञानिकों ने इस पर प्रकृति पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका जो है शोध जो है करने लग गए। तो ये जो है वो पुस्तक, तो इसको आप अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है। तो पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा जो है एक विशाल है, जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि पर्यावरण के छोटे से भी हिस्से को अगर हम हानि पहुंचाएंगे तो उसका प्रभाव पूरे तंत्र पर जो है पड़ेगा। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो, या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पर हो रहे क्रिया से देर सबेर प्रभावित होंगे। एक प्रकार से ये साइकिल है, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर किसी एक को भी अगर नुकसान होता है तो उसका जो परिणाम है सबको जो है भुगतना जो है पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं। हमने पहले भी इसको पढ़ा है। जिस प्रकार से कीड़ों को मारने के लिए जैसे कीटनाशक उसमें डालते हैं तो वो कीड़ों को तो मारते ज़रूर है, लेकिन हम उसके अनाज में जो है जैसे ही वो कीटनाशक पहुंचते हैं तो जैसे हम अनाज को ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद चलते हैं और उन फसलों के भूसे खाने से जानवरों के शरीर में। तो इस प्रकार से ये जो वो साइकिल है वो लगातार जो है चल रही है। हमारे शरीर में वे धीरे धीरे संचित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियों व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं। अब जैसे कि हम रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्ट को
हम नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उसमें रहने वाली मछलियाँ और उस पानी को पीने वाले जानवर भी उससे उसकी चपेट में आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कारखाने से जो निकला जो गंदा जल है, इसमें जो इस नदी में डाल दिया गया, नदी में प्रवाहित किया गया था, तो इससे कई सारी मछलियाँ जो है इससे मर गई है। तो देख देख सकते हैं झील के किनारे मरी पड़ी मछलियाँ, इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के कटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि वनों की कटाई कितनी हो रही है। आपको याद होगा कि आप कहीं कहीं ऐसी जगह को याद करें जहाँ पर आप घूमने गए होंगे और अब जाकर उस जगह को देखना, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने पेड़ कटे होंगे वहाँ पास कि आपको यकीन भी नहीं होगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के लिए हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं। अपशिष्ट उत्पादन या उपभोग के समय जिन अनुपयोगी तत्वों को मानकर फेंक दिया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पास आता है कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। तो उत्पादन या उपभोग के बाद, जैसे कि उत्पादन या उपभोग के बाद जिन अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पादन या उपभोग के पश्चात जिन अपशिष्ट पदार्थों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट बोलते हैं। उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर हम जब बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक के रेपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। तो यहाँ पास ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है पेपर में। तो अपशिष्ट किसे कहते हैं, और एक उदाहरण जो है तो ये गन्ने या फिर ये बिस्किट वाला उदाहरण आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है, बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज़ बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। तो इसमें बोला गया है कि यदि कोई भी अनुपयोगी पदार्थ है तो उसका उपयोग भी ईंधन या किसी और रूप में किया जा सकता है। अब औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो असीम जो नहीं है, इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि यह नष्ट होते जा रही है। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। एक दिन यह जो जरूर है नष्ट हो जाएगी। नदियाँ नालों में बदल रही है, भूमि और वायु जो है प्रदूषित होने वाली, आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंद्वों पर विचार करेंगे। देख सकते हैं कि इतना जो पर्यावरण जो है प्रदूषित हो चुका है, जैसे कि इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि मौसम परिवर्तन, इसका बहुत पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे कि आप सब देखते हैं कि बेमौसम बरसात हो जाती है। गर्मी के दिनों में इतनी बरसात होती है कि पता ही नहीं चलता। कहीं पर इतने ओले गिरते हैं, कहीं पर बाढ़, कहीं पर इतनी भीषण गर्मी। ये सब चीज़ मौसम जो पर्यावरण प्रदूषण के ही कारण है। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है, तो वह केवल उन्हें अपनी प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उसको नहीं। तो यहाँ पास एक बात देखिए, तो हम प्राकृतिक संसाधन किसको मानेंगे और किसको नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है उदाहरण के लिए जंगल से लकड़ी को काट कर लाएगा तो हम उसको प्राकृतिक संसाधन इसको जो है मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाते हैं इसको नहीं। कपास मतलब क्या होता है, रुई। तो अगर कपास को जो है लाता है वो, तो इसको हम प्राकृतिक संसाधन जो है नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह से हम धरती के भीतर से निकले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उस अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं। ठीक है, जो कच्चा लोहा निकलता है उसको संसाधन मानेंगे, लेकिन जब वो उसका कुछ वस्तु बनाया जाएगा तो उसको प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि, और कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। तो यहाँ पास एक फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है, जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तो एक कॉपी और पेन पकड़ के बैठिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलूँगा। जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि, और कोयला और खनिज श्रेणी में इसको भी रखा गया क्योंकि ये मृत जीवों से ही बनते हैं। जब मृत जीवों कई वर्षों तक ये सड़ जाते हैं, खनिज के रूप में बदल जाते हैं, तब ये बनते हैं, तो इसको भी जैविक संसाधन के रूप में रखा गया है। ठीक है, और दूसरी ओर निर्जीव भौतिक संसाधन है, जो जैसे भूमि, वायु, धात्विक खनिज, इसको जो है अजैविक संसाधन के रूप में जो है रखा गया है। अब संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं या आसानी से नहीं मिलते उन्हें अनवीनीकरण संसाधन। तो यहाँ पास एक और IMP क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और IMP क्वेश्चन है, जो संसाधन जो संसाधन जो प्राकृतिक तौर पर बनते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में और जो नहीं बनते उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो इसे आप लिख भी सकते हैं कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं, मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जो बनते रहते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन जो है कहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, जैसे जल, वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीनीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। यदि जो मनुष्य है इनका सतत उपयोग करे, इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वे हमेशा के उपलब्ध रहेंगे, और इनके उपयोग की भी एक सीमा है, और इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों में का बिगड़ना होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये जल प्रदूषण कितना गंदा दिख रहा है इसको, यही है जल प्रदूषण। तो हम लोग फिर से इसमें आ जाते हैं कि नवीनीकरण प्रतिकूल, अगर इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है तो ये जो संसाधन है बिगड़ना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। आप सभी लोग जानते हैं कि जल जो है पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनाता है और संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को पुनः जो है प्राप्त होता है। अब जैसे कि इस सभी को ये जो सिस्टम है, ये जो साइकिल है, वो सभी को लगभग पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि जल है वो गर्म होकर वाष्पीकृत होकर जो है बादल बन जाते हैं, और पुनः वही बादल जो है वर्षा के दिनों में पुनः नदी, नालों, तालाब, सागरों में जलते हैं, और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, और जल जो है नवीनीकृत होता रहता है। तो ऐसा जो है चलता रहेगा, और अगर इसमें जो है छेड़खानी करते हैं तो उसमें फिर बाधा उत्पन्न हो सकती है। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग कर उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे नवीनीकरण प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाएंगे, पेड़ पौधे का आवरण कम हो जाए तो वर्षा के लिए जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा, भूजल का स्तर प्रभावित होता है और धीरे धीरे कुएँ और नलकूप सूखने लगेंगे नहीं, सूख रहे हैं। तो आप लोग
देख सकते हैं कि अभी पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। पेड़ ही नहीं बचे हैं तो कहाँ से पानी गिरेगा, मतलब जाएगा। इतने पेड़ कटे हैं अंधाधुंध की अब वर्षा भी अच्छी से नहीं होती। अब क्या करें। अब देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाल दिया जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। देख सकते हैं कि नदियों में गंदा पानी इतना डाला जाता है कि वो अब मतलब स्वच्छ नहीं है। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही है। देखते देखते नदियाँ गंदे नालों में बदलती जा रही है। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है तो हमें कचरों का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने में। वैसे खाद बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। इसको रिसाइकलिंग या पुनः चक्रण कहते हैं। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रहे और पानी की प्राकृतिक नवीकरण चलती रहे। अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का प्रयोग नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर होगा। तो हमें यह आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग जो है नवीकरण चक्र को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीनीकृत हो पाए। इस प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज़्यादा होता है तो भूमिगत जल स्तर कम होगा। अगर किसी भी स्थान में जल का दुरुपयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भूमिगत जल स्तर का मतलब जो है वो कम होता जाएगा। फिर चलते हैं अनवीनीकृत संसाधन। एक बार देख लेते हैं कि कितना सारा बचा है। तो पहले चलते हैं अनवीनीकृत संसाधन में। तो अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। पहले भी बताया था कि अनवीनीकरण संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में जो है उपलब्ध होते हैं। तो इसको जो होते हैं अनवीनीकृत संसाधन, उनका उपयोग करने के बाद उनके भंडार जो है कम होने लगते हैं। वे अपने आप नवीनीकृत नहीं होते, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों के एक बार धातु बना दीजिए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा भी जब सारे भंडार भी खत्म हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी है क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजरा का लौह अयस्क खदान। तो आप जो है इसमें सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये जो दल्ली राजरा का लौह अयस्क खदान है वो किस प्रकार था और कहाँ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।